से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। ये मौन उद्घोष है हर दिल अजीज, बेइंतहा दिलचस्प शख्सियत, रंगमंचीय शिक्षा, नाट्य प्रदर्शन, नाट्य लेखनी के पर्याय बन चुके ललित पुखरिया जी का। बीते फरवरी में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। पिथौरागढ़ के जन्मे ललित जी की जिंदगी में सिफर से शिखर तक का सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। सन 1984 से 1987 में आपने प्रशिक्षण संस्थान भारतेंदु नाट्य अकादमी से शिक्षा ग्रहण की, रंगकर्म की, जहां से आपको गुरु के रूप में सानिध्य प्राप्त हुआ पद्मश्री राज बिसारिया जी का। और इस तरह से 30 साल हो गए रंगकर्म में, जिंदगी में सेवा देते हुए रंगकर्म की। तो आइए रूबरू होते हैं ललित पुखरिया जी से और जानते हैं उनकी जिंदगी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और मेरी तरफ से दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूँ। सर अगर बात की जाए तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा, जो बहुत आसान है और ज़्यादातर लोगों को पता होता है लेकिन इसकी गहराई नहीं समझते हैं कि रंगकर्म है क्या और क्यों ज़रूरी हो जाता है एक इंसान का अभिनय करने से पहले या निर्देशन से पहले जाने में रंगकर्म से जुड़ना। ये सवाल बहुत बड़ा है जी, जिसका उत्तर भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन समय की विवशता के कारण इसको संक्षेप में कह सकता हूँ, कहना पड़ेगा जी। दरअसल रंगमंच एक ऐसी जगह है जहाँ हम जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन के सारे पक्षों का हमारा अध्ययन होता है, जीवन का, समाज का, मानवता का, मानवीय मूल्यों का। तो जब हम इस अध्ययन से गुजरते हैं तो नाटक के लिए हमारी कला विकसित हो रही हो, ये तो ठीक है ही है, तो हमारी जिंदगी के प्रति भी नजरिया एक इंसानी तौर पर विकसित होता जाता है। इसलिए ये जीवन के लिए जरूरी है और इससे बढ़िया और सशक्त माध्यम दूसरा नहीं है। कला के और माध्यम भी हैं, वो भी यही काम करते हैं और उनका भी योगदान दूसरों के साथ तुलना कर सकने योग्य नहीं है। लेकिन जितना विराट ये काम रंगमंच के जरिए होता है उतना दूसरी विधाओं से नहीं हो पाता। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है और मैं भी ये चाहता हूँ कि बाकी और सारे लोग भी जिंदगी में कभी न कभी एक बार थिएटर की कार्यशाला से, इसके अनुभव से जरूर गुजारें अपने आप को। क्या बदलाव आता है एक शख्सियत के तौर पे जब आप एक सिविलियन की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी को देखते हैं, किरदार को देखते हैं अपने आसपास, और जब आप रंगकर्म समझ जाते हैं या फिर अभिनय समझ जाते हैं तो एज अ ऑब्जर्वर क्या बदलाव देखते हैं आप? एक बहुत बड़ा मिरेकलस चेंज आता है, लेकिन उस चेंज को हम लोग सस्टेन कर नहीं पाते क्यों हैं हम इंसान ही, और इंसान अपनी प्रवृत्तियों का दास हो जाता है जब तक वो हावी हो जाती हैं। लेकिन रंगमंच से होता क्या है, हम जिंदगी को साक्षी भाव से देखने लगते हैं। साक्षी यानी खुद पर बीत रहा है फिर भी खुद पर नहीं बीत रहा है, और बीत रहा होगा तो किस देश काल परिस्थिति में, किस मनुष्य का, किस प्रकार की पृष्ठभूमि वाले मनुष्य का, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, वैयक्तिक पृष्ठभूमि के मनुष्य का क्या व्यवहार होगा, क्या मानसिक प्रतिक्रिया होगी, ये सारी चीजों से हम साक्षी भाव से होकर गुजरते हैं और इसी मामले में जिंदगी का विवेकपूर्ण अध्ययन होता चला जाता है। सर आपने एक बात कही कि साक्षी भाव में रहना होता है जब आप किसी किरदार को निभा रहे होते हैं, यानी कि आप तकलीफ दिखा तो रहे हैं लेकिन वो तकलीफ अंदर तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है अभिनय करते में वो तकलीफ आप महसूस कर लेते हैं, कुछ अंदर के तारों के साथ, केमिकल्स के साथ लोचा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में कैसे आप बाहर आते हैं या क्या प्रैक्टिसेस आप करवाते हैं? हाँ, प्रैक्टिसेस यही होते हैं। इसके लिए हम इम्प्रोवाइजेशंस वाली चीजें बहुत कराते हैं। इम्प्रोवाइजेशन माने किसी भाव या विचार की परिस्थिति में इंसान को डालना और अभ्यास कराना। अच्छा। और लगातार कुछ ऐसे टेंस अभ्यास कराते हैं जहां तुरंत उसके सामने दूसरी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कहानी में, जिससे वो मन की इस दशा से तुरंत कन्वर्ट होकर दूसरी दशा में आना पड़ता है उसको।
ठीक है नहीं। ऐसे जब बहुत अभ्यास लगातार हो जाते हैं तो हमारा वैसा स्वभाव बन जाता है। फिर मंच के किरदार की हम चाहे कैसी भी वेदना दिखा रहे हों, कैसी भी पीड़ा दिखा रहे हों, दिखती है, बीतती नहीं है। मतलब दर्शक वो पीड़ा महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर में होता है वो नहीं महसूस कर रहा होता है। इसको हम कभी कभी उदाहरण देते हैं, कमल के पत्ते के ऊपर जल की बूंद होती है ना, उसमें होती तो, लेकिन उसमें चिपकती नहीं है वो। तो वही बात है, किरदार की मनोदशा को, उसकी आफतों को चिपकाना नहीं है, धरातल दे देना है, चिपकाना नहीं अपने आप से। सर, आपने बाल रंगकर्म में भी बहुत काम किया है, तो बाल रंगकर्म और अडल्ट थिएटर में बाल रंगकर्म ज़्यादा संजीदा क्यों है, और क्यों ज़रूरत लगी आपको कि इस एक फैक्टर को या फिर बाल रंगकर्म को आपने बहुत प्रोत्साहित किया? क्योंकि मैंने इसको अपनी जिम्मेदारी समझी। मैं देख रहा हूँ ज्यों-ज्यों मानव समाज भौतिक उपलब्धियों और भौतिक प्रगति की शिखर की ओर जाता चला जा रहा है, त्यों वो मानवता की जो बेसिक जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, उससे वो दूर होता चला जा रहा है। जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, और ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली बच्चों में अपने आप इंसल्ट हो जा रहा है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी के मनुष्य न होने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, मनुष्य न रह पाने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में बच्चे का मन बड़ा कोमल होता है। वहीं से हम जब उसको, अगर समाज एक उल्टी चीज दिए चला जा रहा है, तो हम उस बीमारी से बचाने के लिए मानसिक रूप से ह्यूमन हीलिंग करते हैं थिएटर के जरिए। उसके भीतर सेंसिटिविटी जगाते हैं, कोमलता जगाते हैं, संवेदनशीलता जगाते हैं, प्रकृति और सेंस ऑर्गन के बीच की जो केमिस्ट्री है उसको फिर से जिंदा और पुख्ता कराते हैं। ये जो काम होता है, ये ऊपर से हम किसी सब्जेक्ट की तरह कोट नहीं कर सकते हैं। ये काम कराने वाले डायरेक्टर की मंशा, प्रवृत्ति, आइडियोलॉजी और उसके निजी मूल्यों पर निर्भर करती है कि वो बच्चे को क्या दे रहा है और कैसे दे रहा है। इसका कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैं कैसे करता हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ, दूसरे ये करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते। हाँ, नाटक के जरिए ये आसान क्यों हो जाता है? नाटक रचनात्मकता का जितना बड़ा सुख, गहरा सुख दे पाता है, उतना दूसरा मीडियम नहीं देता। क्यों? इसमें हमारे व्यक्तित्व के चारों आयाम एक साथ काम करते हैं, वाणी, शरीर, मन और मस्तिष्क। मन मस्तिष्क को आप ऐसे समझिए, मन अनुभूति यानी रस, मस्तिष्क यानी विचार यानी चिंतन। ये सारे काम जब एक साथ काम करते हैं तो फुल हार्टेड हम लगते हैं। जैसे पानी में जब डाल दिया जाता है तो तैरने के लिए रोम रोम लगाना पड़ता है, और उसका जो आनंद है वही आनंद नाटक करते हुए मिलता है। बहुत सुंदर। आपने बताया कि आपको क्या वजह लगती है कि आज के वक्त में ज़्यादा ये और उपयोगी हो रहा है बाल रंगकर्म, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है या भौतिकतावादी है वो बढ़ गई है, इस वजह से बच्चों को बाल रंगकर्म में बाल रंगकर्म के जरिए मानवता के उन सूक्ष्म संवेदनशील बिंदुओं से परिचित कराना, वो और उसके मनोविज्ञान में मानवीय मूल्यों को, मानवीय फितरत को जमाना, इनकलकेट करना। सर, आपने कुमाऊनी और थारू जनजाति की भी जो लोक परंपराएं हैं उनको नाट्य शैली में ढाला है, उससे रंगकर्म बहुत समृद्ध हुआ है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने ऐसा ये काम इसलिए किया कि हम लोग दूर दूर भागते हैं, अपनी मिट्टी छोड़कर दूर दूर भागते हैं। वो भागना बुरी बात है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बिना खुद को पहचाने, बिना खुद की मिट्टी को जाने समझे, उसके साथ आत्मीय संबंध बनाए, हम ग्लोबल नहीं हो सकते। ठीक है ना? जो अपनी जमीन से उखड़ा होगा वो भौतिक रूप से कितना भी सामर्थ्य होगा, वो सोलफुल नहीं होगा। मैंने क्या देखा रंगमंच में, ट्रेंड में, जैसे मैं पहाड़ में गया, दूसरी जगह गया, वहाँ जो रंगकर्मी है वो क्या बड़े आधुनिक नाटकों को करके ही रंगमंच होगा ऐसा करा रहे हैं, या वेस्टर्न नाटकों को, जिससे लोकल स्तर पर जो युवा है, जो वहाँ की मिट्टी में सांस ले रहा है, वहाँ की आबो हवा से पला बड़ा है, उसके निजी संस्कार हैं, उसके अभिव्यक्ति के निजी तेवर हैं,
तो उसको वही सब्जेक्ट मिलेगा तो वो ज़्यादा विकसित होगा। इसके लिए मैंने, जब मेरे को 1994 में एक मौका मिला तो मैं पिथौरागढ़ में गया, वहाँ वर्कशॉप की, वहाँ के युवाओं को ये जताने के लिए कि हमारी मिट्टी में जितनी अभिव्यक्ति परकता है, हमारी परंपराओं में जितनी अभिव्यक्ति परकता है, मानवीय मूल्यों और संवेदनशीलता से भरी हुई अभिव्यक्ति परकता है, प्रकृति और जीव के नाबेनाल बंधन का जो एक आत्मीय भाव है, उसको जाने समझे बगैर हम कलाकार नहीं हो सकते। इसलिए मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस हुई और वो बहुत अच्छा हुआ। इसकी प्रेरणा मुझे हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लेवल के लोगों से मिली, हबीब तनवीर साहब से मिली, CS कंबार साहब से मिली, भानु भारती जी से मिली, बंसी कौल जी से मिली, मणिपुर के कन्हई लाल जी से मिली। उन लोगों ने अपनी ज़मीन से काम करके वहाँ के लोक स्वरूप को गढ़कर नाटक में पूरी दुनिया को जताया और भारत के लोक समुदाय की जो ग्लोरी है उससे परिचय कराया। इसलिए मैंने ऐसा काम किया। अब मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमारे आज के यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादातर रंगकर्म को एक पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ग्लैमरस फील्ड को देख के वो जाना चाहते हैं उसमें, लेकिन रंगकर्म से अगर जुड़ते हैं तो इसलिए कि एक दो थिएटर के बाद ही या शो के बाद ही वो चाहते हैं कि बस अब मूवीज़ मिलना शुरू हो जाएं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अब उनकी नए ज़माने के हिसाब से उनकी महत्वाकांक्षाओं आकांक्षाओं पर तो अंकुश नहीं लगाया जा सकता। हम कहते हैं ठीक है तुम वहीं जाने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो डूबना ही पड़ेगा, तभी वहाँ का भी काम अच्छा कर पाओगे। ऊपर ऊपर चल के नहीं हो पाएगा। आग का दरिया है, डूब कर जाना है। ये मामला इश्क के से जोड़कर गालिब साहब ने शायद कहा था, लेकिन हम कहते हैं ये रंगमंच नहीं इतना आसान, नहीं रंगमंच नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तपस्या है ना ये जीवन को साधना है, जीवन की वृत्तियों को साधना है, चेतना को साधना है। वो परिपक्वता हासिल कर लीजिए तो आप व्यापक बनेंगे, वहां भी अच्छा काम करेंगे। तो अपनी ज़मीन को किस तरह से इंसान तैयार करे कि वो थिएटर के लिए प्रिपेयर, थिएटर में जाने के लिए पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे, किन स्किल्स को अपने ब्रश अप करे, किस तरह से? हाँ, एक चीज़ तो ये बता दूं कि फिल्म, जहाँ हिंदुस्तान में जो फिल्मी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, फिल्म में ले जाने की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो अभिनय के स्तर पर वहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो कैमरे के सामने थोड़ी होती है, कैमरा थोड़ी एक्टिंग है। वो तो जीवन के जो हमारे अभिव्यक्ति के 4 आयाम है, वाणी, शरीर, मन और मस्तिष्क, इस पर बहुत गहरा और व्यापक काम करना ही करना है। भाई आप अपने शरीर को साधिए, शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति, लचीलापन ये सब पैदा करिए। वाणी में भी एक वॉल्यूम होता है, एक स्केल होता है, अलग अलग सुरों पर ध्वनि होती है जिससे आप अलग अलग भाव व्यक्त कर सकते हैं। तो अपने वोकल कॉर्ड्स पर काम करिए, लंग्स पर काम करिए, उसके बाद उच्चारण पर काम करिए। वोकल कॉर्ड्स पर इसलिए काम करिए कि अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए हमें स्वरों का उतार चढ़ाव तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ लंबी लंबी स्पीचेज में मॉड्यूलेशन भी चाहिए। तो अभी सुर और आवाज़ का ही अभ्यास इतना व्यापक होगा, वो कैमरे के आगे खड़े होकर थोड़ी मिलेगा। Correct. वो तो यहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा मस्तिष्क को हमें चिंतनशील बनाना है, विश्लेषण शक्ति पैदा करनी है, तर्क शक्ति पैदा करनी है, और मन की फैकल्टी में कल्पनाशीलता पैदा करनी है, रचनात्मकता पैदा करनी है। तब वो अभिव्यक्ति का काम हम कर पाएंगे। अभिव्यक्ति तो 7वां बिंदु है। मानव मनुष्य मात्र के 7 परिचयात्मक लक्षण हैं: जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता या सृजनशीलता और अभिव्यक्ति। इन सब को जैसे गोड़ा जाता है, निराया जाता है, इसमें मतलब क्या कहते हैं, प्राण पैदा करने के लिए जीवाश्म पैदा किए जाते हैं, वो नमी पैदा की जाती है, वो ताप पैदा किया जाता है। तब आप कैमरे के सामने करो, छोटे कैमरे के सामने करो, चाहे बड़े के सामने करो, चाहे दर्शक के सामने करो, करना तो यही सब पड़ेगा। क्या बात तो है। इतना व्यापक कर सोच के आइए, और प्रशिक्षण में ये काम होता है, कार्यशालाओं में होता है, और बड़े बड़े संस्थानों में ये काम होता है।
तो ये समझ के आए कि बहुत मेहनत का काम है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो साथियों, आपने देखा कि अगर आप रंगकर्म से जुड़ना चाहते हैं, अभिनय से जुड़ना चाहते हैं, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको तपना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब आप समझ पाएंगे मानव संवेदना को, चेतना को और रंगकर्म के विभिन्न आयामों को। तो ललित जी, आप आए, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।